हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और पार्ट 3 के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये जो क्लास रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी, एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगी। एमसीक्यूज के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो अगर आप जनवरी मंथ का हमारा कंप्लीट पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग परचेस कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से या फिर मुझे व्हाट्सएप करके। और पूरा कंप्लीट पीडीएफ में आपको जनवरी के तीनों पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों ही पार्ट में आपके जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो आप लोग उसको शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताइए। सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank ranked first in the top 25 global banks by market capitalization Q4 2024 report by Global Data? तो ग्लोबल डेटा की बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 25 वैश्विक बैंक Q4 2024 रिपोर्ट में कौन सा बैंक पहले स्थान पर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो है जेपी मॉर्गन चेस। ठीक है, द रिपोर्ट टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल क्या रहेगा? टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन क्वार्टर 2024। ठीक है, was released by Global Data on 21st of January 2025. This report highlights the market capitalization ranking of the world's leading bank for the fourth quarter of 2024। तो ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट क्या करती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैंक फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 के फोर्थ क्वार्टर की। ठीक है, और रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, टाइटल इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और रिलीज किसके द्वारा की गई है? बाय ग्लोबल डेटा ऑन 21st ऑफ जनवरी। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन जो है वो टॉप में है। जेपी मॉर्गन चेस टॉप द लिस्ट एज द लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। रैंक 1 के साथ कौन सा है? जेपी मॉर्गन चेस। हम इंडिया से बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड एसबीआई वर अमंग द टॉप 25 रैंक 13, 19 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया से कौन कौन से हैं? एचडीएफसी, आईसीआईसी एंड एसबीआई। एचडीएफसी की रैंक है 13, आईसीआईसी बैंक की 19 एंड एसबीआई की 24 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात है। ठीक है, The report provides a detailed analysis of the market performance and factors influencing the valuation of these banks. It also includes comparison with previous quarter of show trends and changes in the financial sector. The ranking reflects the bank's financial health, market presence, and investor confidence. तो याद रखिएगा, ग्लोबल डेटा के बाजार पूंजीकरण के आधार पर यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर 25 वैश्विक बैंक के Q4 2024 रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन चेस जो है वो फर्स्ट बैंक है, पहले स्थान पर है। ठीक है, इंडिया से इसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी एंड एसबीआई है अपनी रैंक 13, 19 एंड 24 के साथ। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। At the 20th Annual Banking Technology Conference, Karnataka Bank received the runner-up award for which of the following categories? तो जो 20वीं वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में कर्नाटका बैंक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। कैटेगरी क्या रहेगी? बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। On 28th of January 2025, Karnataka Bank was honored with the 6th Award for Excellence in Banking Technology at the 20th Annual Banking Technology Conference, Expo and Citations 2024 organized by the IBA, Indian Banks Association. Okay.
These awards recognize the bank's significant achievements in various areas of technology and innovation. Here are the key highlights. Key highlights क्या रहेंगे? Runner-up awards, best tech talent and organization, acknowledges the bank's exceptional team and organization of tech talent. Best IT risk management, recognize the bank's effective strategy and practices in managing IT risk. Best Technology Bank highlights the bank's overall excellence in adopting and implementing technology solutions. Special mentions, Best Digital Sales, Payments and Engagement, appreciates the bank's innovative approaches in digital sales, payment and customer engagement. Best AI and ML adoptions, recognize the bank's successful integration of artificial intelligence and machine learning in its operation. तो ये आपसे पूछा गया था कि एट 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कर्नाटका बैंक रिसीव्ड विच अवार्ड? देन कर्नाटका बैंक रनर अप अवार्ड फॉर बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट कैटेगरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन गारंटी कवरेज इज प्रोवाइडेड अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई अप्रूव्ड ऑन 29th of January 2025? 29th of January 2025 को स्वीकृत एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कितने प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 60%. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. The Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME approved on 29th of January 2025 is designed to support small and medium-sized enterprises MSME in India. Here are the key details. First, guarantee coverage. The scheme provides a 60% guarantee coverage for loans, which means that if an MSME is unable to repay a loan, 60% of the loan amount is guaranteed by the scheme, reducing the risk for lenders. For loan limit, the scheme covers loans up to rupees 100 crore specifically for MSME to purchase plant and machinery. This helps MSME expand their manufacturing capabilities and improve productivity. Make in India, the scheme aligns with the Make in India initiative by encouraging MSME to invest in local manufacturing and reduce the dependency on imports. व्हाट परसेंटेज में आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 60%. 60% ऑफ लोन गारंटी कवरेज इज प्रोवाइडेड अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमई अप्रूव्ड ऑन 29th of January 2025. ठीक है, तो 29 जनवरी 2025 को स्वीकृत एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कितने प्रतिशत 60% लोन गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the MOU between the Colombo Stock Exchange and National Commodity and Derivatives Exchange NCDEX signed? तो कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए गए? 21st of January 2025 को किए गए. The Colombo Stock Exchange and National Commodity and Derivatives Exchange signed the MOU in Colombo, Sri Lanka on 21st of January 2025. Important highlights: knowledge sharing initiative. The collaboration will involve sharing expertise and best practices in derivatives and commodities trading. Technology support. NCDEX will provide technological support to enhance the trading infrastructure at CSE. Capacity building programs, training and development program will be conducted to improve skills in technology, system and regulations. Mutual growth. The partnership aims to expand market offering, attract new participants and contribute to a sustainable and efficient trading ecosystem. तो कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज और NCDEX के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है 21 जनवरी 2025 को. ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंस के की हाइलाइट्स हैं, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है एंड म्यूचुअल ग्रोथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Which bank launched the first earned RuPay credit card on 22nd of January? तो किस बैंक ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 22 जनवरी 2025 को अपना पहला अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC First Bank has partnered with RuPay to launch the first on RuPay credit card, a secured credit card that combines the benefit of a fixed deposit with the convenience of UPI transactions. This innovative card aims to provide users with enhanced financial flexibility and rewards. Key features and benefits. So first, guaranteed approval. Applicants can secure instant approval by opening a fixed deposit of at least rupees 5,000 with IDFC First Bank, ensuring accessibility for individuals with no credit history or low CIBIL scores. Cashback on UPI transactions. Users earn guaranteed cashback on every UPI transaction made with the card, 1% when using the IDFC First Bank app and 0.5% with other UPI apps, up to a maximum of rupees 500 cashback per month. Welcome and renewal benefits. Received 100% cashback up to rupees 500 on the first UPI transaction completed within 15 days of card issuance through any UPI app. Additional perks. The card offers complimentary roadside assistance, lost card liability cover and personal accident cover, enhancing user security and convenience. Okay. तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप में, विद रूपे, टू लॉन्च द फर्स्ट ऑन रूपे क्रेडिट कार्ड, अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दैट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट विद द कन्वीनियंस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। की फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे, guaranteed approval, cashback on UPI transactions, welcome and renewable benefits and additional perks. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड। What is the primary aim of the MOU signed between Financial Intelligence Unit FIUIND and the NHB, National Housing Bank? Right answer, enhance coordination and information exchange. तो वित्तीय खुफिया इकाई और एनएचबी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वो है एनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। FIUIND and the NHB signed a MOU in New Delhi on 18th of January 2025. This MOU aims to enhance coordination and information exchange between the two organizations. ठीक है, the partnership is focused on strengthening efforts to combat money laundering and terrorist financing within India's financial sector. Key areas of collaboration include, first रहेगा intelligence sharing. Both organizations will share relevant financial intelligence to detect and prevent financial crimes. Second key areas है capacity building. Joint training program and workshops to enhance the skill of their personnel. Next है हमारा risk assessment. Conducting comprehensive risk assessment to identify potential threats. Next, red flag indicators. Developing and implementing indicators for suspicious transactions in the housing finance sector. These are the important key areas for collaboration include, ये है important key areas, intelligence sharing, capacity building, risk management and red flag indicators. Next question में क्या बोला गया है, What is the global rank of Tata in the Brand Finance Global 500 2025 रिपोर्ट? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट में टाटा की वैश्विक रैंक क्या है, तो वो है 10वीं रैंक है। द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 is a report released by Brand Finance on 21st of January 2025. This annual report ranks the top 500 most valuable brands globally based on their brand value and strength. टाटा किस में कौन सी रैंक है, 10th.
Some key points are there. First, top position. Apple ranks first with a brand value of $574.5 billion. Important. इसके साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट रैंक में कौन है, तो वो है एप्पल। ब्रांड वैल्यू क्या रहेगी? $574.5 बिलियन। किसका? टाटा, सॉरी एप्पल का। ठीक है, एप्पल रैंक फर्स्ट विद ब्रांड वैल्यू ऑफ 574। India's top brand Tata is most valuable Indian brand ranking 10th globally. टॉप 5 मोस्ट की बात करेंगे, इंडिया से बात करेंगे तो इंडिया से है टाटा की रैंक है 10th। ठीक है, टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स अलोंगसाइड एप्पल, द टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स आर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, Amazon है एंड वॉलमार्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कितना? 461, देखिए एकदम से डाउन है, 574 बिलियन पे है एप्पल, और माइक्रोसॉफ्ट का है सेकंड पे $461.1 बिलियन। गूगल का है $413 बिलियन, Amazon का है $356.4 बिलियन एंड वॉलमार्ट का है $137.2 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। वॉलमार्ट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड अमंग द टॉप 5 with a 42% increase in a brand value. NVIDIA also made a significant leap, entering the top 10 for the first time with a brand value of $87.9 billion. The strongest brand, which yet retains its position as the world's strongest brand with a brand strength index score of 92.5 by 100. Indian IT firms, there 3 Indian IT firms, TCS, Infosys and SCL Technology features in the top 10 IT service brands. तो याद रखना, what is the global rank? तो global rank किसके बेस पे? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट में इंडिया से टाटा की रैंक है 10th। टॉप 5 में है आपका, फर्स्ट में एप्पल, सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड में गूगल एंड Amazon, फोर्थ में, और फिफ्थ में है वॉलमार्ट। ठीक है, ये टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं। इंडिया से कौन है? टाटा, रैंक कितनी है? 10th। चलेंगे इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सेबी धरोहर डिजिटल रेपोजिटरी लॉन्च? राइट आंसर 26 जनवरी 2025। सेबी की धरोहर डिजिटल रेपोजिटरी 26 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई। The SEBI launched Dharohar on 26 January 2025, a digital repository to document and showcase the heritage and evolution of India's securities market. This initiative commemorates India's 76th Republic Day and aims to provide a comprehensive and interactive platform for learning about the history and development of the securities market. Key features of Dharohar: first, interactive timeline. User can explore a detailed timeline that highlights significant events and milestones in the history of India's securities market. Second, 3D galleries. The repository includes 3D galleries that offer a virtual tour of various aspects of the market, allowing users to engage with the content in an immersive way. Next, extensive collection. Dharohar features over 3,000 assets, including article, historic newspaper clipping, share certificates, videos, and committee reports. These assets provide a wealth information and insight into the market evolution. Accessibility. The platform is designed to be easily accessible to a wide audience, including students, researchers, and market participants, fostering greater understanding and appreciation of India's securities market heritage. ठीक है, तो सेबी ने क्या लॉन्च किया है? धरोहर 26 जनवरी 2025 को, अ डिजिटल रेपोजिटरी टू डॉक्यूमेंट्स एंड शोकेस द हेरिटेज एंड इवोल्यूशंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट। दिस इनिशिएटिव कॉमोरेट्स इंडिया 76 रिपब्लिक डे एंड इसका एम है provide comprehensive and interactive platform for learning about the history and development of securities market. Some key features of Dharohar: interactive timelines, 3D galleries, extensive collection, and accessibility. Okay, next question.
How many IBA Banking Technology Awards did City Union Bank win in 2025? City Union Bank ने 2025 में कितने IBA Banking Technology पुरस्कार जीते हैं? वो है 7. ऑप्शन सी 7 is the right answer. For the second consecutive year, City Union Bank has won 7 IBA Banking Technology Award on 24th of January 2025. These awards were presented at the 20th Annual Technology Conference Expo and Citations in Mumbai. CUB's excellence was recognized in several categories. First, Best Digital Sales Payments and Engagement, Best IT Risk Management, Best Financial Inclusion, Most Innovative Use of AI and ML, Best Green IT Initiative, Best Use of Data Analytics and Excellence in Cyber Securities. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने सिटी यूनियन बैंक ने 2025 में कितने आईबीओ टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीते हैं? तो फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कितने? 7. कितने? 7 IBA. ये आपकी लिस्ट है. चलिए नेक्स्ट पे. According to the RBI Payment System Report 2025, what was the total number of active credit cards in India as of December 2024? तो RBI भुगतान प्रणाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत में सक्रिय क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या कितनी थी? 108 million. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. The RBI Payment System Report 2025 was released by the RBI on 27th of January 2025. ठीक है. This comprehensive report analyzes the trends in payment transactions over the last 5 years. Key highlights include credit card growth. The number of active credit cards in India more than doubled, reaching 108 million by December 2024, up from 55.3 million in 2019. The value of credit card transactions nearly tripled to 20.37 lakh crore rupees. Digital payments. The report highlights a significant increase in digital payments driven by the rise of the Unified Payment Interface UPI. Next, cross-border payment. It also covers efforts to enhance cross-border payments and other developments in the payment ecosystem. तो पूछा गया था कि according to the RBI Payment System Report 2025, what was the total number of active credit card in India as of December 2024? वो है 108 million. ठीक है. Next question. How much sustainability linked loan SLL has JK Tyre and Industry secured from the IFC International Finance Corporation? तो JK Tyre and Industries ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से कितना स्थिरता लिंक्ड लोन प्राप्त किया है? तो वो है $100 million. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. JK Tyre and Industry has secured $100 million sustainability-linked loan from the International Finance Corporation. The loan comprises $30 million directly for JK Tyre and up to $70 million for its subsidiary Cavendish Industry Limited (CIL). This funding, which was confirmed on 21st of January 2025, supports JK Tyre's efforts to expand tire manufacturing capacity and promote sustainable practices. Key objectives of the loan include: first, enhancing energy efficiency tire production processes, increasing manufacturing capacity to meet growing demand, creating employment opportunities, contributing the economic growth, achieving specific sustainability targets, including reduced carbon emission and improved resource efficiency. Next question. Which organization is known for its expertise in supply chain financing solution? What is the right answer? Credix. Credix is the right answer. तो कौन सा संगठन आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? वो है क्रेडलिक्स.
On 23rd of January 2025, FIEO, what is the full form? Federation of Indian Export Organization and Credlic signed a MOU in New Delhi. This partnership aims to empower Indian exporters by providing financial and logistical supports. Credlix, known for its expertise in supply chain financing solutions, will offer innovative financial services and resources to enhance the global presence of Indian exporters. The MOU focuses on streamlining international trade, ensuring exporters have the necessary supports to compete effectively in the global market. The collaboration is expected to provide critical resources that will help Indian exporters overcome challenges related to finance and logistics, ultimately boosting their efficiency and competitiveness. ठीक है, तो Credlix is known for its expertise in supply chain financing solution. नाम याद रखिएगा Credlix. Next question. What was the theme of the World Economic Forum 2025? तो विश्व आर्थिक मंच 2025 का थीम क्या था, विषय क्या था, ये पूछा गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसका थीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 was held in Davos, Switzerland for 20 of January to 24th of January 2025. अगर आपसे डेट पूछी जाएगी वो भी आपने याद रखनी है. तो 20 जनवरी से 24 जनवरी 25. ठीक है, और कहाँ पे हुआ है ऑर्गेनाइज? ये हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड में. द थीम दिस ईयर वाज कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज. थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है. which highlighted the importance of global cooperations in addressing challenges and opportunities brought about the rapid technology advancement. Highlights करें कुछ important points को. The global cooperation emphasized the need for partnership to tackle geopolitical uncertainties and economic challenges. AI and innovation focused on ethical AI, data privacy, and innovation-driven economic growth. Sustainability discussed achieving carbon neutrality and promoting renewable energy. Inclusive development addressed income inequality, access the education and workplace diversity. Crystal Awards honored David Beckham, Diane Avon, and Festenberg and Riken Yamamoto for their contributions. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं. ग्लोबल कॉपरेशन है, एआई एंड इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड क्रिस्टल अवार्ड्स. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो WEF की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है. और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? हेल्ड इन दावोस, स्विट्जरलैंड. डेट है कब से कब तक? 20 of January to 24th of January. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ओवरऑल जीडीपी इज अ डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट बाय 2030? तो 2030 तक भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत हिस्सा होने की उम्मीद है? वो है 20%. The report is titled Estimations and Measurement of India's Digital Economy. It was released by the Indian Council for Research and International Economic Relations ICRIER in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology MEITY on 23rd of January 2025. Some important key points are: the report projects that India's digital economy will grow nearly twice as fast as the overall economy. By 2030, the digital economy is expected to constitute nearly 20% of India's overall GDP. The report highlights the transformative potential of digital platforms and services in driving economic growth. It also emphasizes the increasing importance of digital intermediaries and the digitalization of traditional sector. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इसके. तो 2030 तक भारत के समग्र जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत हिस्सा होने की उम्मीद है? वो है 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर how long are NBFCs in the upper layer subjects to enhanced regulatory requirements? At least 5 years. Option C is the right answer.
ऊपरी स्तर की एनबीएफसी कब तक बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं के अधीन रहेगी? एटलीस्ट 5 years तो रहेगी, ठीक है। On 16th of January 2025, the RBI released the NBFC upper layer list of 24-25. This list includes major NBFCs such as Tata Sons Private Limited, Bajaj Finance Limited, LIC Housing Finance Limited, and Aditya Birla Finance Limited. Despite Tata Sons' proposal to deregister as an NBFC, it remains on the list. Being classified in the upper layer means that these NBFC are subject to enhanced regulatory requirements aimed at ensuring stability and mitigating systematic risk for at least 5 years. This includes stricter capital adequacy norms, enhanced disclosures, and more robust governance framework. बोला गया है कि 16 जनवरी 2025 को आरबीआई ने 2024-25 के लिए एनबीएफसी अपर लेयर लिस्ट जारी की है। इस सूची में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड जैसे प्रमुख एनबीएफसी शामिल हैं। एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर रद्द करने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव के बावजूद ये सूची में बनी हुई है और अपर लेयर में कैटेगराइज होने का मतलब है कि ये एनबीएफसी कम से कम 5 वर्षों के लिए बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं के अधीन है, जिनका उद्देश्य स्थिर सुनिश्चित करना और प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per guidelines on settlement of dues of borrowers by ARCs for settlement proposal exceeding which amount must be independent advisory committee be involved. तो ARC द्वारा उधारकर्ताओं के बकाये के निपटान पर दिशा निर्देशों के अनुसार किस राशि से अधिक के निपटान प्रस्तावों के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार समिति को शामिल किया जाना चाहिए? राइट आंसर ₹1 crore is the right answer. RBI issued revised guidelines on the settlement of dues payable by borrowers to asset reconstruction companies on 20 of January 2025. Key aspects of the guidelines include best approved policy. Every ARC must have a board approved policy for settling borrowers dues. ठीक है, ये board approved policy था। ओके, मैंने बाय डिफॉल्ट बेस्ट पढ़ लिया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, दिस पॉलिसी शुड कवर एस्पेक्ट सच एज एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फॉर वन टाइम सेटलमेंट। सेकंड है परमिसिबल सैक्रिफाइसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजर्स, मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज and independent advisory committee for settlements involving dues exceeding ₹1 crore. An IAC must examine the proposal. The IAC should consist of proposals with the expertise in finance, law and other relevant field. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। इवैल्यूएशंस ऑफ बोरोवर्स फाइनेंशियल पोजीशन, द आईएसी शुड assess the borrower's financial position including the projected earnings and cash flow to determine the feasibility of the settlements. Time frame for recovery, the IAC should consider the time frame available for recovering the dues from the borrowers. Realizable value of security, the IAC should assess the realizable value of the security offered by borrowers as part of the settlement. Constant decrease, if recovery proceedings are already underway, the ARC must obtain constant decrees from judicial authorities to ensure that the settlement complies with existing laws. Willful defaulters and fraud settlements with borrowers classified as willful defaulter or fraudsters will be subject to stricter scrutiny and require board approval regardless of the settlement amount. Transparency and disclosure, ARCs are required to maintain proper records of settlement proposal and decisions and disclose relevant information to investor. ओके तो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही हमारा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है और पार्ट 3 के साथ ही जनवरी कंप्लीट हो गया हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस।
पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है नंबर, उसके अलावा लिंक भी दिया गया है, जैसे आपको सुटेबल हो अगर आप करना चाहते हैं तो। पीडीएफ में आपको एज इट इज ही डेटा मिलेगा कंटेंट के साथ ही जैसे पढ़ाया गया है। हेल्पफुल रहेगा आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। लाइन बाय लाइन अपने कंटेंट जरूर पढ़ना है, क्वेश्चंस काफी डीप में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में। तो अगर आपने डिटेल्स में पढ़ा है, विद कंटेंट पढ़ा है, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर नहीं देखा है, जिसमें हमने जनवरी से दिसंबर 2024 तक के सभी आरबीआई सर्कुलर कवर किए हैं विद एमसीक्यूज फॉर्म, तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। पीडीएफ परचेज करना है तो आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल है। सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्म में है, विद कंटेंट है, बाइलिंगुअल है, ओके। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आ चुका है, ये अगर आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जुलाई से दिसंबर तक का बाइलिंगुअल रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, अलग अलग टॉपिक के साथ हमने इसमें टॉपिक वाइज सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर करी है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्म में है, कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको जनवरी मंथ का पीडीएफ परचेस करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।